हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसपीसी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपी प्रैक्टिस सेट। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपीपी प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट में आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे? शुरुआत हम लोग करेंगे जो अभी आपका एग्जाम हुआ है तो किस लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमको किस लेवल का पढ़ना है। तो हम उन दोनों लेवल्स की बात करेंगे। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे और आप भी अपनी पेन कॉपी उठा के स्पीड में क्वेश्चंस हल करना और लास्ट में आप जरूर चेक करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने आपसे गलत हुए हैं। तो देखो, रीजनिंग आपकी स्पीड तभी आएगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो जैसे आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसमें से आपको बताना क्या है। तो दर्पण प्रतिबिंब बताना है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा साइड से रखा जाता है। तो इस साइड से अगर दर्पण को रखेंगे हम तो दर्पण में क्या होगा, ये वाला हिस्सा इधर को आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर को रहेगा। ये वाला यहीं पर रहेगा, ये वाला हिस्सा दूर आ जाएगा और दायां बायां जिसको हम बोलते हैं कि उल्टा हो जाएगा। तो दर्पण में होता क्या है, दायां बायां बदलता है आपस में, दायां और बायां आपस में बदलता है। इस एरो की अगर बात करें तो घूमकर अगर इधर आएगा तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, चौथे में सेम टू सेम आपका लिखा हुआ है। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन में ही आपका लिखा हुआ है। चलिए अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा, पति परिवार पत्नी। तो पति परिवार पत्नी एक परिवार होता है और परिवार के अंदर होते क्या है, बेसिक सी बात करें तो परिवार है ये, परिवार के अंदर पति होता है और पत्नी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सी बात है। तो प्रीमियर चलेगा तो आप सभी लोगों को क्या करना है, कमेंट भी साथ में करते हुए चलना है और चेक करना है कि आपके कितने सवाल सही हैं और कितने सवाल गलत हैं। अब यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपसे कह रहा है आकृतियाँ दी हैं, त्रिभुज जो है वो स्वस्थ कर्मियों को, स्वस्थ व्यक्तियों को, यानी कि ये जो त्रिभुज है ये स्वस्थ व्यक्तियों को दर्शाता है। और उसके बाद में कह रहा है कि आयत जो है वो वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है। तो आयत जो है वो वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है। उसी तरह उसके बाद में क्या कह रहा है कि और व्रत जो है वो पुरुषों को दर्शाता है। तो व्रत जो है ये पुरुष हैं, तो व्रत जो है ये पुरुष हैं। अब आपसे पूछा क्या है, तो उन पुरुषों की संख्या कितनी है, उन पुरुषों की संख्या कितनी है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। तो पुरुष है तो सबसे पहले इस गोले के अंदर तो उसको आना ही चाहिए। दूसरी बात कह रहा है कि वृद्ध नहीं है, अगर मेरे भाई वृद्ध नहीं है तो इस आयत के अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो आयत के अंदर का जितना भी पार्ट है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि आयत के अंदर वाले पार्ट क्या है, तो आयत के अंदर वाले जितने भी पार्ट हैं वो क्या है, वृद्ध हैं। तो वृद्ध नहीं होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। तो अब तुम्हारे पास ये बचा है, तो पुरुष होना चाहिए। तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 3 पुरुष ऐसे होंगे जो वृद्ध नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखना, वो कैसे हैं, स्वस्थ हैं, यानी कि इस त्रिभुज के अंदर हैं। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सी बात है। चलिए अगर हम आगे वाले सवाल में बात करें तो अगले सवाल में आपसे ये कह रहा है, और बहुत आसान सा सवाल है ये, तो आसानी के साथ ही हम करेंगे। कह रहा है यदि प्लस भाग है, यदि प्लस भाग है यानी कि 24 भाग 8 लगा देना है। और फिर कह रहा है भाग का अर्थ गुणा है, तो आगे भाग है, भाग का अर्थ गुणा है। और फिर यहाँ पर कह रहा है प्लस का अर्थ भाग है, तो फिर से देखिएगा प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ है, तो माइनस का अर्थ जोड़ है, गुणे का अर्थ घटाव है, तो गुणे का अर्थ यहाँ पर घटाव है। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसी बन के आ जाएगी। ऐसी इक्वेशन जब बन के आ जाएगी तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले हम करते क्या है, तो सबसे पहले हम भाग करते हैं बॉड मास में। तो 8 त्रिक 24 होता है और 2 दूनी 4 होता है, तो 2 तियां 6 हो जाएगा। तो 63 माइनस का 6 प्लस का 3। तो यहाँ पर उत्तर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें तो माइनस का 3 बच जाएगा, ठीक है। या फिर हम इन दोनों को जोड़ ले तो ये 66 बन जाएगा। 66 में से 6 अगर माइनस हो जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास 60 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगर आगे वाले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, और बहुत ही आसान सा सवाल था। सभी लोग इसका उम्मीद है कि आंसर इसका सही भी करके आए होंगे। शेर जिस प्रकार मांद में रहता है तो खरगोश उसी प्रकार कहाँ पर रहता है, तो खरगोश जो है वो बिल में रहता है। क्लियर सी बात है। तो खरगोश कहाँ पे रहता है, बिल में रहता है खरगोश।
यहाँ पर अगर देखें तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी के साथ करिएगा। बहुत आसान सा आंसर है इसका, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत आसानी के साथ ही किया गया है। यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको नंबर प्लेस वैल्यू याद है इनकी अल्फाबेट की तब भी आप कर सकते हैं, नहीं भी याद है तब भी कर सकते हैं। देखिए बी के बाद क्या आता है, सी आता है, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है। तो कहानी क्या हुई, सभी में से +1 किया गया है। तो +1 का अगर सीक्वेंस लग रहा है तो आगे भी हम +1 का ही सीक्वेंस लगाएंगे। जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आता है मेरे भाई एच, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आता है यू, पी के बाद क्या आता है, तो पी के बाद आता है क्यू, एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आता है एम। क्लियर सी बात है। उत्तर क्या बन जाएगा, HUQM, HUQM। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आगे वाले सवाल की बात करें तो आगे वाले सवाल में आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो बेसिक सी बात है, आप सभी लोग अगर इसकी गिनती करेंगे तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम गिनती करें तो गिनती करने पर हमारे पास आंसर कितना आएगा, तो 12 ही इसका उत्तर आएगा। तो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, मैं आपको एक एक सवाल डीप में नहीं बताऊंगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ से आप गिन भी सकते हैं। तो एक त्रिभुज आपका ये वाला हो गया, फिर देखिएगा एक त्रिभुज आपका ये पूरा वाला हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। तो यहाँ से त्रिभुज कितने हो गए, 3 त्रिभुज यहाँ से हो जाएंगे। फिर इधर से देखेंगे इस वाली सीक्वेंस में तो इधर भी आपके पास कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 2 त्रिभुज हो जाएंगे, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज को हम पहले से ही जोड़ के रखे हुए हैं। 2 त्रिभुज यहाँ से मिल जाएंगे। अब यहाँ से अगर इतने में केवल हम देखें तो इतने में हमारे पास कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो इतने में भी 3 त्रिभुज हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप आगे भी काउंट करेंगे तो 4 त्रिभुज आपको आगे भी मिल जाएंगे। तो इसका उत्तर राइट 14 नहीं होगा, इसका उत्तर कितना होगा, तो इसका उत्तर 12 होगा। चलिए आगे वाले सवाल की बात करें तो आगे वाले सवाल में देखिएगा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। अगर हम डायरेक्शन इसकी बना लेते हैं तो ये हमारे पास पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर हमारे पास उत्तर होता है और नीचे हमारे पास दक्षिण होता है। कह रहा है उत्तर दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और उत्तर दिशा में वो 9 किलोमीटर तक गया। फिर कह रहा है वो बाईं ओर मुड़ता है। अगर मेरे भाई आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, बाईं ओर मुड़ेंगे तो पश्चिम की ओर मुड़ेंगे और कितना चलता है, वो 4 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़कर उसने 4 किलोमीटर चला, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा, 9 यहाँ तक था, 1 आगे तक आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 10 किलोमीटर। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। तो फिर से ऊपर 4 था तो नीचे 4, यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा 4 किलोमीटर। तो अब क्या पूछ रहा है कि व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, यहाँ से यहाँ तक की आपको ये दूरी बतानी है। तो ये टोटल 9 थी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 9। ये टोटल 10 थी, तो यानी कि यहाँ का मतलब ये कितनी हो गई, 1। जब ये 1 हो गई तो ये भी 1 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 1 किलोमीटर की दूरी। इसका उत्तर कितना सही हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे वाले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो वह शब्द बताना है आपको कि कौन सा शब्द इन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो जो अक्षर इसमें दिया होगा, अगर इसमें नहीं होगा तो वही अक्षर वही शब्द इस वाले शब्द से नहीं बनाया जा सकता। आप देखते हैं R यहाँ पर भी है, ए भी है, TION यहीं से लिखा है पूरा। तो ये तो बन सकता है भाई, तो ये उत्तर आपका नहीं होगा। माइंड, M देखेंगे, I देखेंगे, N देखेंगे, D देखेंगे, तो ये भी बन सकता है। यहाँ पर देखेंगे MIN तो है ही, अब 2 बार I है तो 2 बार I भी है। S को चेक करेंगे तो S भी है, T भी है। अब यहाँ पर चेक करिएगा E, इस पूरे शब्द में आपको कहीं पर भी ई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मिनिस्टर लिखने के लिए हमको ई की आवश्यकता पड़ेगी। तो ई की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी ई नजर नहीं आ रहा है। तो ई ये वाला कैसे बन सकता है, तो आपका उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। और आपका उत्तर कौन सा बना, ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्टर जो शब्द है वो इस शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इस सवाल को देखेंगे। इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो रिक्त स्थान भरने के लिए, ऐसे सवाल करने के लिए आप सबसे पहले क्या करिएगा, काउंटिंग कर लीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 है आपके पास, या तो 3 3 के जोड़े बना लीजिए या 6 6 के जोड़े बना लीजिए। अगर यहाँ पर हम 6 6 के जोड़े बनाएं तो 2 2 4 2 6,
तो यहाँ से अगर हम ब्रेक कर दें इसको तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से ब्रेक कर दें तो देखिए सभी की शुरुआत किससे हो रही है, ए से हो रही है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या आएगा, ए आएगा ही आएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा। तो कहानी आप पहले वाले को अगर पढ़ के बताइएगा तो क्या लिखा हुआ है, अंडमान लिखा हुआ है। तो यहाँ भी अंडमान बनेगा, तो यहाँ पर डी आ जाएगा और यहाँ पर एन आ जाएगा। क्लियर सी बात है। फिर यहाँ पर एन आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। तो हमारे पास भरने के लिए क्या क्या हुआ, एन हुआ, एम हुआ, ए हुआ, डी हुआ, एन और ए। तो अब हमको चेक करना है कि ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ये आपको चेक करने के लिए देखिएगा, थर्ड ऑप्शन में एन है, एम है, ए है, डी है, एन है, डबल एन है। तो यहाँ पर आ जाइएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका दिख रहा है कि एन एम ए डी डबल एन ए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे अगर बात करें तो आगे देखिएगा, एक हमारे पास नंबर सीरीज लिखी हुई है, बहुत आसान सी नंबर सीरीज है। तो यहाँ पर अगर चेक करें तो इसके बीच में गैप कितने का है, तो प्लस अगर आपने बोला कि 15 ऐड कर दो तो आ जाएगा 23। फिर से आपने बोला कि फिर से अगर प्लस के 15 ही ऐड कर दिया जाए तो आगे मिल जाएगा, फिर से प्लस के 15 ऐड किया जाए तो आगे मिल जाएगा, इसके बाद फिर से 15 ऐड किए गए तो 68 मिल गया। तो आगे भी 15 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो 15 ऐड करने पर हमको 83 मिल जाएगा, जो कि हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगर बात करें तो आगे देखिएगा, इसके बाद आपके सामने लिखा हुआ है कथन और तर्क। ठीक है, तो आपको बताने हैं कौन सा कथन यहाँ पर प्रबल हो सकता है। यहाँ पर आप सबके सामने कथन लिखा हुआ है, क्या भारत के, भैया कथन को ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद दो तर्क हैं। कथन और तर्क से मैं आपको दो चीजें आपको बताना चाहता हूं कि तर्क निगेटिव भी सही हो सकता है, तर्क पॉजिटिव भी सही हो सकता है। अगर आपसे किसी ने कोई बात बोली है तो उसके हमेशा एक पॉजिटिव तर्क निकलता है, निगेटिव तर्क निकलता है। पकड़ना आपको ये होता है कि प्रबल तर्क कौन सा है और दुर्बल तर्क कौन सा है, किसको आप ज्यादा प्रबल मानेंगे। तो यहाँ पर जैसे है कथन आपको दिया है कि क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों को में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। कह रहा है क्या भारत में सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण कर देना चाहिए। तो पहला तर्क है, तर्क अगर हम देखें यहाँ पर एक आदमी ने पहला तर्क दिया, हाँ इस कार्य में कुशलता तो आएगी। जाहिर सी बात है कि अगर आप कंप्यूटरीकृत कर देंगे तो कार्य में कुशलता आएगी। इस तर्क से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इस तर्क को कोई नकार भी नहीं सकता है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही जा रहा है। दूसरा देखते हैं, नहीं यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, अगर कंप्यूटरीकृत कर देंगे तो विशाल मानव संसाधन, मानव के जो संसाधन है उनके साथ अन्याय कैसे हो जाएगा, एक चीज बढ़ेगी तो ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरी चीज का काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी के हिसाब से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और थर्ड को अगर देखें, नहीं कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, हमें इस पर धन बर्बाद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। आपको धन इस पे कंप्यूटरीकरण करने पर धन की बर्बादी नहीं होती है, इससे धन का सदुपयोग होता है, ये भी बात गलत है। और तीसरा कह रहा हाँ जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रहेगा। तो तर्क कभी भी किसी से हम तुलना नहीं कराते तर्क की, तर्क हमेशा अपना आपका प्रबल तर्क होना चाहिए। तो तर्क कभी किसी देश के साथ अगर तुलना हो रही है तो वो हमेशा कमजोर तर्क माना जाएगा। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है पहला और थर्ड। तो यहाँ पर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल पहला तर्क यहाँ पर प्रबल है। क्लियर सी बात है। तो यहाँ पर तर्क कौन सा प्रबल है, तो केवल और केवल पहला तर्क यहाँ पर प्रबल है। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा फिर से कथन है और पूर्व धारणा। पूर्व धारणा से मतलब क्या होता है, कथन और पूर्व, तर्क और कथन और पूर्व धारणा में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। तर्क क्या होता है, जब आप कोई कथन बोल देते हैं तो वो एक तर्क है, उसके बाद तर्क दिया जाता है कि मतलब क्या ये सही है या गलत है। अगर पूर्व धारणा की बात करें तो पूर्व धारणा कथन देने से पहले ही सोच ली जाती है कि इसके बाद क्या होने वाला है। जैसे कि अगर कोई माली एक गार्डन में लगाता है, एक कथन लिखता है कि यहाँ पर फूल तोड़ना मना है, तो उसने पहले कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ ना कुछ उसके सामने पूर्व अनुमान आया होगा कि लोग इसको पढ़ेंगे और फूल नहीं तोड़ेंगे। ये होती है पूर्व धारणा। तो यहाँ पर समझिएगा पूर्व धारणा का मतलब क्या है। यहाँ पर कथन दिया है आपके सामने, 27 वर्ष के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। तो 27 वर्ष के कारावास ने मिहिर को
मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। तो एक कथन दिया है कि 27 वर्ष किसी ने कारागार मिहिर कलाल ने कारावास में रहा तो उसको राष्ट्रपति बनाया गया। धारणा पहली क्या है, जो 27 वर्ष तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। तो क्या भैया कथन तो आपको दे दिया कि वो 27 साल भैया रहा, क्या ऐसी कोई प्रायोरिटी होती है कि 27 साल आप रहेंगे तभी आप बनेंगे? तो ये भाई बिल्कुल बात गलत है। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं, और किसी देश की ऐसी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कारावास एक योग्यता नहीं होती है राष्ट्रपति बनने की। तो दोनों चीजें यहाँ पर क्या होंगी, गलत होंगी। ना तो पहला कथन यहाँ धारणा यहाँ पर अनुसरण करती है, ना तो दूसरी। तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आप यहाँ पर आंसर करेंगे और आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आगे बात करें तो न्याय लेना यानी कि निर्णय लेना से सवाल है आपके, और यहाँ पर सवालों को आपको पढ़ना है। न्यूनतम उम्र कितनी कह रहा है कि यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें उम्मीदवार को, अगर हम यहां पर देखें तो उम्मीदवार को 65% अंकों के साथ आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के साथ आपको निर्णय लेना है कि किसी व्यक्ति का आप सिलेक्शन करेंगे या सिलेक्शन उसका नहीं करेंगे। कह रहे हैं न्यूनतम 65% के साथ कंप्यूटर इंजीनियर या MCA होना चाहिए। तो कंप्यूटर अगर हम बात करें तो देखिएगा हम ऐसे लिख सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर या फिर MCA के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता होनी चाहिए न्यूनतम 65% की। क्लियर सी बात है। उसने चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। तो चयन परीक्षा में कम से कम कितने अंक? 50% अंक उसने प्राप्त किए हों। उसने साक्षात्कार में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए हो। इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार में उसके अंक कितने होने चाहिए? तो कम से कम उसके 40% अंक होने चाहिए। उसकी आयु जो है 1/10/2005 को 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 21 और 30 के बीच में होना चाहिए वो। ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो अन्य मानदंडों को पूरा नहीं करता है सिवाय इसके, अगर पहले में वो पहले वाले मानदंड को अगर पूरा नहीं कर रहा है लेकिन 70% अंकों के साथ वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, तो मामला कहाँ भेजा जाएगा? फिर GM भर्ती को भेजा जा सकता है। दूसरे में एक एक्सेप्शन और दे रहा है कि अगर दूसरी वाली पात्रता उसकी पूरी नहीं हो रही है लेकिन सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम करने का कम से कम 2 वर्ष का उसको अनुभव है, तो मामला कहाँ भेजा जाएगा? तो मामला उसका अध्यक्ष भर्ती समिति को भेजा जाना चाहिए। क्लियर सी बात है। तो मामला कहाँ भेजा जाएगा? अध्यक्ष भर्ती समिति को भेजा जाएगा। तो चलिए अगर हम आगे बात कर लें इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, उम्मीदवार का चयन करेंगे या फिर उम्मीदवार का चयन नहीं करेंगे। अगर यहां पर देखिएगा मोदी जय 22 वर्ष की आयु में 70% अंकों के साथ 1998 में, तो 1998 में वो 22 वर्ष की उम्र का था। 2005 तक उसको 30 वर्ष से अधिक नहीं होना था। 30 वर्ष तक चल जाता लेकिन 30 वर्ष से अधिक आयु का उसको नहीं होना था। तो 1998 में वो 22 वर्ष का था, तो 22 2 24 हो गए, 5 27 हो गए, मतलब अभी वो 27 28 27 के समथिंग एज का है। तो अभी उसकी एज वाली क्राइटेरिया जो है वो पूरी है, तो एज उसकी कंप्लीट है। ठीक है। अगर यहां पर बात करें देखिएगा पहली क्या है, सबसे पहले अगर यहां पर बात करें तो एज उसकी कंप्लीट है। ये कौन सी पोजीशन है? चौथे नंबर की, चौथे नंबर वाली उसकी कंप्लीट है। फिर अगर आगे देखें दूसरे में क्या कह रहा है, 70% अंकों के साथ उसने MCA किया है। तो मेरे भाई अगर यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन में जाएंगे तो क्वालिफिकेशन में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखना न्यूनतम 65% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर या फिर MCA होना चाहिए। तो ये भी वाली उसने क्लियर की है। तो ये दोनों उसने क्लियर कर लिया है। कौन कौन सी? तो यहाँ पर उसने आयु वाला क्लियर कर लिया है और यहाँ पर उसने परसेंटेज वाला क्लियर कर लिया है कि न्यूनतम 65% अंकों के साथ MCA होना चाहिए। तो उसके पास 70% अंक है। उसने साक्षात्कार में 55% अंक और चयन परीक्षा में 55% प्राप्त किए हैं। साक्षात्कार में अब उसको देखिएगा, साक्षात्कार में 40 होने चाहिए, उसने 55 लिए।
चयन परीक्षा में 50 होने चाहिए, उसने 55 लिए। तो मेरे भाई सारे तो उसने फॉलो कर लिए 1 से लेकर 4 तक, तो आपको एक्सेप्शन लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा उस उम्मीदवार का क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आगे भी आप पढ़ सकते हैं, लिखा है कि वह 1999 में प्रोग्रामर के रूप में एक IT कंपनी में शामिल होता है और दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत होता है। तो यहां से आपको मतलब ही नहीं, आपने को सारी की सारी 4 की चारों उसकी शर्तें आपने पूरी कर दिया, तो आपका सीधा सीधा यहां से क्या हो जाना चाहिए था, तो उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए था। तो उम्मीदवार का यहां से क्या हो जाएगा, चयन किया जाना चाहिए था। और आपका सवाल बहुत आसान है और आसानी के साथ ही आपका इसका उत्तर आ सकता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहां पर दिमाग लगाना है। ऑफलाइन पेपर में क्या होगा, एक साइड में आपका वो होगा, एक साइड में आपके क्वेश्चन होगा, तो वहीं से आप टिक लगाते हुए चलना कि कौन कौन सी वो शर्त पूरी करते हुए जा रहा है। चलिए अगर आगे वाले सवाल की बात करें हम, अगले सवाल की, तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। यहां पर कह रहा है संजय ने जो है वो 75% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग की है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर देखना, तो पहली शर्त ही क्या थी, तो पहली शर्त क्या थी कि अंकों के साथ कंप्यूटर इंजीनियर या फिर MCA होना चाहिए, ना कि सिविल इंजीनियर। तो पहली शर्त उसकी पूरी नहीं हो रही है यहाँ पर, तो पहली शर्त उसकी अभी पूरी नहीं हुई। दूसरी देखना, उसका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ था। तो 6 जुलाई 1976 से अगर सन 2000 तक की बात करें तो कितने का हो जाएगा, 1976 से सन 2000 तक की बात करेंगे तो 6 जुलाई सन 2000 को 24 साल का हो जाएगा और 2005 तक का वो 29 साल का हो जाएगा 6 जुलाई से। तो फिर भी ये 30 के अंदर है। तो एज वाली कौन सी थी शर्त हमारे पास, चौथी, तो एज वाली शर्त वो पूरी कर रहा है। उसके बाद उसने चयन परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए हैं, तो दूसरी वाली भी शर्त उसने पूरी कर दी है, दूसरी वाली शर्त भी उसने पूरी कर दी है। साक्षात्कार में उसको 40% चाहिए थे या 45%, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो साक्षात्कार में अगर चेक करें तो उसने चयन परीक्षा में 50 होने चाहिए थे और साक्षात्कार में उसके पास 40% होने चाहिए थे। तो 40% उसने यहाँ पर देखिएगा, तो साक्षात्कार में उसने यानी कि तीसरी वाली भी शर्त उसने पूरी कर दी है। तो केवल और केवल कौन सी शर्त उसने पूरी नहीं की है, तो पहली वाली ही शर्त अगर पूरी नहीं की है तो उसके साथ में हमारे पास क्या था, एक्सेप्शन थे उसके साथ के। तो अगर हम उनको चेक करें तो यहाँ पर देखिएगा, अगर पहली शर्त पूरी नहीं कर रहा है तो उसके लिए ए वाला, लेकिन 70% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर होना चाहिए, तो मामला कहां भेजा जाएगा, GM को भेजा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर होना चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखें तो वो इंजीनियर काहे में है भैया, तो सिविल में इंजीनियर है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो उसने पहली शर्त को ना पूरा किया, ना उसका अपवाद पूरा किया, तो इसका क्या किया जाना चाहिए, तो उम्मीदवार का यहां पर अगर चेक करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ है चौथा ऑप्शन, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। तो आपको यहां पर क्या करना है कि यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए, किस लिए, क्योंकि उसने पहली शर्त को पूरा नहीं किया है। चलिए अगर हम यहां पर बात कर लें अगले क्वेश्चन की, विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर है, 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ है। कंप्यूटर इंजीनियर है, अंतिम परीक्षा में 2003 में 22 वर्ष में उत्तीर्ण हुआ है। तो कंप्यूटर इंजीनियर है भैया, पहली शर्त ही क्या थी उसकी, कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए, लेकिन 65% अंकों के साथ यहां पर अंतिम परीक्षा उसने 72% अंकों के साथ पास की है। तो यहां से अंतिम परीक्षा से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए थे कि अंतिम परीक्षा मेरे भाई कंप्यूटर इंजीनियर है और अंतिम परीक्षा उसकी किसकी रही होगी, कंप्यूटर इंजीनियर की ही रही होगी। अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसने चयन परीक्षा में दूसरी वाली क्या थी शर्त, चयन परीक्षा में 45% या 50% लाने थे, तो 70% लाया। उसके बाद देखिएगा यहां पर तीसरी शर्त क्या थी, साक्षात्कार में उसके कितने नंबर हैं, तो 48% नंबर उसके इंटरव्यू में थे, तो इंटरव्यू में उसके 48% नंबर थे। अब यहां पर एज का आप चेक करिएगा, तो एज उसकी कितनी है, तो 2003 में उसकी एज 22 वर्ष की थी। तो 22 वर्ष की थी, आपको 2005 तक 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 21 से कम नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई 22 वर्ष का था, तो 22 वर्ष का 2003 में था, तो 5 तक पहुंचते पहुंचते 24 वर्ष का होगा। तो चौथी कंडीशन क्या थी, एज वाली, तो चौथी भी क्लियर, पहली भी क्लियर, दूसरी भी क्लियर, तीसरी भी क्लियर, चौथी भी क्लियर। तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, तो उसका चयन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसने सारी शर्तों को कंप्लीट किया है, तो उसका चयन हो जाएगा। चलिए आगे सवाल की बात करें, तो अगला सवाल ये रहा, अंकित ने बीएससी आईटी में 80% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में
और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में 78% अंक प्राप्त किए। चयन परीक्षा और साक्षात्कार में उसके अंक क्रम से चयन परीक्षा में उसके अंक है 55%, यानी कि दूसरी शर्त कंप्लीट है। साक्षात्कार में उसके कितने अंक हैं? तीसरी शर्त जो साक्षात्कार की थी उसमें 60% अंक हैं, ठीक है। 19 अप्रैल उसकी जन्म तिथि कब की है? तो 19 अप्रैल 1980 की है, मतलब उसकी एज भी कंप्लीट है। तो चौथी वाली क्या थी? उसकी एज थी, ये भी इसकी कंप्लीट है। तो अब हमको केवल देखना है कि पहले में उसको क्या होना चाहिए था? तो कंप्यूटर इंजीनियर उसको पहले में होना चाहिए था। यहां से देखना, ये रहा पहली शर्त क्या है? उसको कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए था या फिर एमसीए करना चाहिए था, और कितने 65% अंकों के साथ। अगर उसके पास वो नहीं है तो इसके लिए एक्सेप्शन था हमारे पास ए वाला। तो यहां पर अगर नहीं है तो 70% अंकों के साथ वह एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, तो मामला कहां भेजा जाएगा? जीएम भर्ती को भेजा जाएगा। मतलब 70% के साथ अगर उसके पास कंप्यूटर इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, तो चलिए देखते हैं हम। यहां पर देखिएगा 80% 70% के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होना चाहिए था, तो उसके पास कितने हैं? 78% है। तो पहली वाली के साथ पहले का ए वाला वो फॉलो कर रहा है, तो 78% है, तो ये भी कंप्लीट कर रहा है। तो उसको कहां पर भेजना जाना चाहिए? अगर ए वाला कंप्लीट, जीएम कार्मिक को भेजा जाएगा। क्लियर सी बात है। तो उसका उत्तर कहां पर जाएगा? उसका आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो जीएम भर्ती को भेजा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर सी बात है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला, क्योंकि पहली वाली शर्त उसने पूरी नहीं की, लेकिन उसके साथ में जो एक्सेप्शन लगा था उसको उसने पूरा कर लिया है, और अगर एक्सेप्शन को पूरा करता है तो मामला जीएम भर्ती को भेजा जाएगा। चलिए आगे वाले सवाल की अगर बात करें तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। 80% अंकों के साथ कंप्यूटर इंजीनियर है। क्लियर सी बात है। तो पहली शर्त ही थी कंप्यूटर इंजीनियर की 80% है, तो क्लियर है। उसने साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो दूसरी थी 50%, तीसरी थी 40% प्राप्त कर लिए। उसने XYZ कंपनी में 5 वर्ष से अधिक समय तक सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम किया है। लेकिन चौथी शर्त आपकी क्या थी? तो चौथी शर्त आपकी एज की थी। तो मेरे भाई यहां से आपको कहीं पर भी इसकी एज नजर नहीं आ रही है। तो आपको जब एज नहीं पता है तो आप चौथी शर्त पूरी कैसे करेंगे? और चौथी शर्त पूरी करने के साथ साथ आपको बता दें कि इसका कोई भी एक्सेप्शन भी नहीं था कि आप उससे भी काम चला लेते। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? डेटा पर्याप्त है हमारे पास, एज का कोई भी इशू नहीं दिया कि एज उसकी कितनी है, ये सब चीजें आपको नहीं दी गई हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? डेटा अपर्याप्त हो जाएगा। क्लियर सी बात है। उम्मीद है आपको ये 5 के 5 सवाल समझ में आ गए होंगे और आसानी के साथ इनको हल भी किया जा सकता है। तो ऐसे सवाल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको नोटिस पढ़ना है, और नोटिस पढ़ते हुए आपको काम करते हुए चले जाना है। चलिए अगर आगे वाले सवालों की बात करें, चलिए यहां पर अगर अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे सामने क्या है? मां का संबंध जिस प्रकार बच्चे से है उसी प्रकार बादल का संबंध किससे होगा? तो बादल का संबंध बारिश से होगा। चलिए अगला सवाल यहां पर देखते हैं। तो आगे वाला अगर सवाल हम यहां पर देखें तो आगे वाला सवाल हमारे सामने ये रहा। सवाल में क्या कह रहा है? इस सवाल में आपसे बोल रहा है कि श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है। तो फिर से हम बना लेते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और यहां से चला उत्तर की ओर गया और 7 किलोमीटर गया। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, अगर दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर को मुड़ेगा और कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 चलता है, तो फिर से दाईं ओर मुड़ेगा तो 7 चल के यहां पर आ जाएगा। फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर बढ़ता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो ये प्रारंभिक बिंदु था, उससे ये वाली दिशा कौन सी है? तो इस दिशा की बात करें तो पूर्व दिशा आपकी उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? तो 4th वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए यहां पर अगर बात करें तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि आपको विषम छांटना है यहां पर। तो विषम क्या हो जाएगा? उत्पीड़न, परेशान, तोड़फोड़ और दुख। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिएगा यहां पर आपके उत्तर, उत्पीड़न आपके सामने है, परेशान आपके सामने है, दुख आपके सामने है। ये सब एक इंसान के ऊपर होते हैं। तोड़फोड़ हम वस्तुओं की करते हैं, तो यहां पर तोड़फोड़ मेरे हिसाब से अलग हो जाएगा। चलिए आगे वाले सवाल की बात करें तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, और इस सवाल का आपको बहुत आसानी के साथ उत्तर देना है और बहुत सहजता के साथ। अगर आप इस सवाल को कर ले गए तो मान के चलिएगा
पूरे उसमें थोड़ा सा कठिन सवाल आपका यही बना था। तो यहाँ पर क्या करें, तो देखिए 2.3 से हमको मिल जाए 15.9। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर देखेंगे अगर हम 2.3 को 3 से गुणा करें तो 3 त्रिक का 9 हो जाता है, 3 दूनी 6 हो जाता है, तो 6 पॉइंट कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर सी बात है, 6.9 आ गया। अगर 6.9 में से अगर हम 9 ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15.9। तो करना क्या है, बेसिक सी बात अगर आपको बोले तो 2.3 में से 3 का गुणा किया और प्लस का 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया। क्लियर सी बात है, और बहुत आसानी के साथ इसमें इसी तरह क्या किया, 4 का गुणा किया प्लस का 4 का स्क्वायर जोड़ दिया। इसी तरह इसमें क्या किया, 5 का गुणा किया प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ दिया। इसी तरह इसमें क्या किया, 6 का गुणा किया प्लस 6 का स्क्वायर जोड़ दिया। तो आगे क्या करेंगे, 7 का गुणा करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर जोड़ देंगे। क्लियर सी बात है। तो 7 चौक 28 हो जाएगा हमारे पास, और 7 सती 49 हो जाएगा। देखिएगा 7 चौक 28, 7 सती 49, 49 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे। और फिर 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 35 और 5 40, 40 का 0, 7 दूनी 14, 14 और फिर क्या कर देंगे, 14 और 4 18। तो ये बन जाएगा हमारे पास अगर हम केवल 7 से गुणा करेंगे। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि 7 का स्क्वायर आपको जोड़ना भी है, तो 7 का स्क्वायर होता कितना है, तो 7 का स्क्वायर हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 49 हुई तो होता है 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 8 1 0। तो चलिए देखिएगा 49 को इसमें से आपको ऐड करना है। तो 9 को 8 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 का 7। फिर 1 को 4 में ऐड करेंगे तो 4 1 5 1 6। तो लास्ट में 67 मिलेगा। 67 वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी 180 वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास उत्तर क्या बन जाएगा, 180 67। तो देखिएगा 49 को 9 को हम इकाई से इकाई को जोड़ेंगे, दहाई से दहाई को जोड़ेंगे। तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे वाले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि मद्रास को लिखा जाता है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, MADRAS, मद्रास को लिखा जाता है OWNHEQ। तो उसी तरह आपसे बोल रहा है SUNDAY, यानी कि संडे को क्या लिखेंगे। तो बहुत आसान सा आंसर है, बहुत आसानी के साथ आपको समझना है और आसानी के साथ ही आप इसको कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नंबरिंग कर लें तो ये होता है 13 नंबर पे, 1 नंबर पे, और ये 4 नंबर पे होता है, ये 18 नंबर पे, 1 नंबर पे, और ये 19 नंबर पे। अब यहाँ पर चेक करिएगा तो ये 15 है, ये 23 है, ये 14 है, 8 है, 5 है और 17 है। अब यहाँ पर देखिएगा तो करना क्या है, बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी के साथ आपको करना है और आसानी के साथ ही आप कर भी सकते हैं। यहाँ से देखिएगा ये क्या हुआ, प्लस हुआ। फिर से देखेंगे तो यहाँ से क्या हुआ, प्लस हुआ। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 4 से 8 प्लस हुआ। अब इधर से आ जाइएगा, 19 से 15 माइनस हुआ, 1 से W माइनस हुआ, 18 से 14 माइनस हुआ। 4 में प्लस का रूल चल रहा है और 4 में क्या चल रहा है, 3 में प्लस का रूल और 3 में माइनस का रूल। तो 3 का जोड़ा बनाना है और प्लस और माइनस आपको करना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इन तीनों में से क्या होगा, इसका प्लस होगा तो ये 19 होता है, 19 4 23, 23 पे कौन सा आता है, W आता है। तो लास्ट में अगर W चेक करें तो मेरे भाई देखना यहाँ पर कितना आसानी से आप इसका उत्तर कर सकते हैं। केवल और केवल चौथा ही होगा, क्योंकि लास्ट में आएगा W, और W वाला आंसर केवल और केवल एक ही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो हम यहाँ से पूरा इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा इसका उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए आगे सवाल की बात करें तो आगे सवाल में क्या कह रहे हैं, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से बनाइएगा, सुरेश की बहन, तो सुरेश है, सुरेश की एक कोई सिस्टर है, वो पत्नी किसकी है, तो वो राम की पत्नी है। क्लियर दी बात है, सुरेश की एक सिस्टर है, वो राम की पत्नी है। राम रानी का भाई है, तो राम किसका भाई है, तो राम रानी का भाई है। ठीक है, राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं, तो राम के जो पिता हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम मधुर है। तो राम के पिता हो गए मधुर। शीतल राम की दादी है, तो शीतल अगर राम की दादी होगी मतलब मधुर की क्या होगी, माता जी। तो ये हो गई शीतल, शीतल राम की दादी है।
तो शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, तो शीतल की बहू कौन होगी? शीतल के पुत्र की पत्नी जो होगी वही बहू होगी, और वो है कौन? तो वो है रेमा। तो रेमा हो जाएंगे यहां पर, और ये क्या है? ये राम की मम्मी हो जाएंगे। रोहित रानी के भाई का बेटा है, तो रोहित रानी के भाई जो है वो राम है, और राम का बेटा कौन है? तो राम का बेटा है रोहित। तो ये तुम्हारे पास कुछ डायग्राम बनेगा। राम के भाई रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो सुरेश की बहन का लड़का, मेरे भाई तुम्हारी बहन का लड़का होता तो आप क्या बोलते? भांजा या भतीजा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला यहां पर क्लियर आंसर हो जाएगा। तो तीसरा वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या होगा? तो भांजा ही होगा, भतीजा तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इनकी बहन का लड़का है, लेकिन भांजा और भतीजा एक ही ऑप्शन में दिया है, तो आप ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे सवाल की अगर बात करें तो आगे सवाल ये रहा, कह रहा है स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है। इसी प्रकार चौथे और छठे का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, सातवें नवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है। तो नए शब्द में अक्षरों के कितने ऐसे युग्मों के बीच में उतने ही अक्षर आगे या पीछे से होंगे जितने अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होंगे? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम एस लिखा है, पी लिखा है, आई लिखा है, RITUAL, स्पिरिचुअल लिखा है। अगर आप नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। यहां पर आपने लिख लिया, कह रहा है दूसरा और पांचवा अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए। तो दूसरा और पांचवा यानी कि आई यहां पर आ जाए और पी यहां पर आ जाए, क्लियर सी बात है। इसी प्रकार कह रहे चौथे और छठे अक्षर को, तो चौथा अक्षर ये है, छठवां अक्षर ये है, तो टी और आर को आपस में बदल दिया जाए। फिर कह रहा है स्थान सातवें और नवे को आपस में बदल दिया जाए, तो सातवें और नवे को आपस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा। फिर कह रहा है तो नए शब्द में तो बचे हुए बाकी शब्दों को नहीं बदलना है, आपको केवल इतना ही करना है। तो हमारे पास हो जाएगा SIA, ठीक है, SIA हो जाएगा, SIITPRLAU हो जाएगा। तो ये हमारे पास नया शब्द बन जाएगा। अब कह रहा है इस नए शब्द में आपको आगे और पीछे से गिनना है और आपको बनाना है कि कितने ऐसे जोड़े बनेंगे जिनका अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही अक्षर उनके बीच में हैं जितने यहां पर हैं। तो यहां पर एस से अगर गिनती चालू करें तो देखिए एस के बाद क्या आता है? TUVWXYZ, खत्म, कोई सा भी नहीं मैच हुआ। जहां पर मैच होगा हम वहीं पर एक जोड़ा मान लेंगे। आई के बाद क्या होता है? आई के बाद होता है JKLMNOP, यहां से भी कोई नहीं बना। आई के बाद फिर से JKLMNO, यहां से भी कोई नहीं बनेगा। तो यहां पर देखिएगा टी के बाद क्या आता है? UVWXYZ, यहां से भी नहीं बनेगा। टी के बाद आता है PQRST, यहां से भी नहीं बनेगा। आर के बाद आता है STU, एक बना हमारे पास जोड़ा। आर के बाद आता है STU, तो एक जोड़ा हमारे पास बन चुका है। फिर आगे देखेंगे तो एल के बाद आता है MN, ए के बाद आता है B, फिर U से स्टार्ट करिए, STUVWXYZ, यहां से भी कोई नहीं बनेगा। ए से स्टार्ट करेंगे, BCDEFGH, यहां से भी कोई नहीं बनेगा। एल के बाद स्टार्ट करेंगे तो एल के बाद आता है MNOPQR, यहां से भी कोई नहीं बनेगा। फिर आर से स्टार्ट करेंगे, ST, एक और बनेगा पीछे से, SRSTUVW, यहां से भी कोई नहीं बनेगा। पी से स्टार्ट करेंगे तो PQRST, टी से भी नहीं बनेगा। फिर टी से स्टार्ट करेंगे, टी के बाद आता है UVW, IJK, फिर IJK, कुछ भी नहीं बनने वाला। तो यहां पर बन क्या रहा है हमारे पास? तो चलिए दोस्त देखते हैं इस सवाल में हमने जैसा कि किया था तो यहाँ पर आपका उत्तर कितना आएगा। जिस हिसाब से यहाँ पर आपको सिचुएशन दी है, अगर उस हिसाब से आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका उत्तर 2 ही बन के आएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो उत्तर आपका 2 ही बनेगा, या फिर कुछ सिचुएशन में कुछ ना कुछ चेंज होगा तभी आपका उत्तर कुछ दूसरा आ सकता है। तो चलिए दोस्त आगे वाला सवाल करते हैं। आगे वाले सवाल में क्या है? आगे वाला सवाल हमारे सामने ये रहा, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है। दोपहर के समय का मतलब क्या हुआ? 12 बजे। तो घंटे की सुई 12 बजे यहां पर होगी। फिर 12 के बाद 1 2 3 4, तो 4 बजे तक मतलब
यहाँ तक आ जाएगी और 4 बजकर कितने मिनट की बात कर रहा है, 10 मिनट की। तो 10 मिनट और ट्रेवल करेगी तो थोड़ा सा 4 के आगे आ जाएगी। तो यहाँ से अगर देखें तो 30, 30, 60, 390, 120 डिग्री तो वो ऐसे ही घूम लेगी अगर 30-30 करके आप चेक करेंगे। लेकिन 10 मिनट में वो कितना डिग्री घूमेगी, तो 1 मिनट में अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री घूमती है। तो 10 मिनट में कितना घूमेगी, तो 10 मिनट में 1/2 इंटू में 10, तो काट देंगे कितना आ जाएगा, 5 डिग्री और घूमेगी, प्लस 5 डिग्री यहाँ पर और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 डिग्री हमारे पास आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, 4th वाला। क्लियर सी बात है। चलिए आगे सवाल की अगर बात करें तो आगे वाले सवाल में आपसे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 7 नंबर किसको दर्शाया गया है। तो 7 नंबर आपसे पूछ रहा है कि किसको दर्शाया गया है, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। 7 नंबर कहां पर है, यहां पर है। और 7 नंबर किस किस के अंदर है, इस वृत्त के अंदर है, इस त्रिभुज के अंदर है। तो त्रिभुज क्या है, अस्पताल में नर्सें हैं, और वृत्त क्या है, विवाहित जनसंख्या है। तो अस्पताल में विवाहित नर्सों को दर्शा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, पहला वाला। क्लियर सी बात है। चलिए आगे अगर सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। इस सवाल में क्या कर रहा है, भारत, गुजरात और सूरत। अगर सूरत की बात करें तो सूरत कहां पर होता है, तो सूरत गुजरात के अंदर है। और गुजरात किसके अंदर है, तो भारत के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला यहां पर क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल की बात करें तो एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें स्थान पर है और दाएं से 19वें स्थान पर है। उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या, तो हम क्या करते हैं, दायां प्लस बायां माइनस का 1। तो यहां पर अगर जोड़ेंगे तो ये 26, 10, 36 यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, 35 यहां पर हमारे पास उत्तर बन जाएगा। और 35 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगर आगे वाले सवाल की बात करें तो अगला सवाल आपके सामने कह रहा है एक घन घनाभ। ये सवाल देखिएगा, ये सवाल केवल आपको घुमाने के लिए दिया है कि आप इसको पढ़िए। जब कभी भी आपसे बोले कि 3 तरफ 3 सतह रंगीन वाले के लिए, तो 3 सतह रंगीन के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर कॉर्नर में जितने भी बनते हैं वही 3 सतह रंगीन होते हैं। तो 3 ऊपर बनेंगे, 4 ऊपर बनेंगे तो 4 नीचे बनेंगे। टोटल कितने हो जाते हैं, तो 3 सतह रंगीन की जब कभी भी बात करें तो आंख बंद करके उसका उत्तर कितना आपको लगाना है, 8 ही लगाना है उसका उत्तर। चलिए आगे अगर बात करें तो कह रहा है उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो इसमें भी देखिएगा बहुत आसान सा सवाल है, बस आपको चेक करना है कि किस शब्द के सारे अक्षर इससे मैच हो जाएं। तो आर देखेंगे है, ठीक है, ई भी है, टी अगर चेक करें तो टी भी है, यू की अगर बात करें तो यू भी है, एन की बात करें तो देखिए इसमें कहीं पर भी एन नहीं है। तो मतलब ये एन है भैया, एन भी है, ये रहा एन। तो ये यहां तक तो बन गया। फिर इसके बाद ई देखिएगा तो एक ई 3 ई है, तो ई भी है। एस की बात करें तो एस भी है, तो पहला वाला ही बनाया जा सकता है। तो पहला वाला ही यहां से क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर सी बात है। तो यहां पर आगे सवाल की अगर बात करें तो आगे सवाल हमारे पास क्या है, तो अगले सवाल की अगर बात करें तो अगला सवाल आप यहां पर देखिएगा, और बहुत बढ़िया सा सवाल दिया था जो कि आपको केवल और केवल कहां से करना था, तो ऑप्शन से आपको करना था इस सवाल को। इस सवाल को अगर ऑप्शन से करते तो कितनी आसानी के साथ हो जाता। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि कूट अंक जो है 5 से शुरू होता है। तो क्लियर सी बात है, पहला तो आपको पता ही है कि 5 होने वाला है। कूट समाप्त कितने पर होता है, तो 987 पर समाप्त होता है। तो 987 लास्ट में आएगा, 5 से शुरू हुआ 987 तक सारे ऑप्शंस में आपका मैच हो रहा है। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है। दूसरा अंक कह रहा है पहले अंक और 3 का योग है। फिर तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। तो अब यहां से ऑप्शन से देखिए, तीसरा अंक दूसरे का आधा है, ठीक है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत, ठीक है। चौथे ऑप्शन में आपका है। फिर इसके बाद अब कह रहा है दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है। तो पहले अंक और 3 का योग, यहां पर दूसरा अंक कौन सा बन रहा है कि पहले अंक और तीसरे का योग, पहले अंक और 3 का योग, दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग।
तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है। तो पहला अंक ये रहा और इसमें से अगर 3 हम जोड़ दें तो दूसरा अंक कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। ठीक है, अब कह रहे हैं तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, तो तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, तो आंसर क्या बनेगा 5, 8, 4 और फिर 987। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिएगा डी वाला हो रहा है। पहले और 3 का योग कितना है, दूसरा अंक, तीसरा दूसरे का आधा है, 987 से समाप्त हो रहा है, तो यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, तो केवल और केवल चौथा वाला ही सही होगा। अब यहां पर कह रहा है कथन और निष्कर्ष। कथन आप ध्यान से देखिएगा, पानी का कोई आकार नहीं होता है, तो पानी का कोई आकार नहीं होता है और उसका आयतन होता है। यहां पर आपको पहला कथन दिया है कि पानी का कोई आकार नहीं होता है, उसका केवल आयतन होता है। ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। तो पहला क्या कह रहा है, ज्ञान अंतः शास्त्रीय है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है, बिल्कुल गलत बात है। ज्ञान कभी भी विशिष्ट दायरे में सीमित नहीं होता है। ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है, ऐसा भी कुछ नहीं। केवल और केवल यहाँ पर पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, बी वाला। चलिए आगे की अगर बात करें तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन है, तो बी की बहन कौन है, ए। ठीक है, सी बी की माँ है, तो सी बी की माँ है। डी सी का पिता है, तो डी भैया सी के पिता है। फिर कह रहा है ई डी की माँ है, तो ई जो है वो डी की माँ है। ए डी से कैसे संबंधित है, तो ए डी से कैसे संबंधित है, तो ए डी से कैसे संबंधित है, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी, यानी कि नातिन हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा कि वो उसकी नातिन हो जाएगी, डी की ए जो है वो नातिन हो जाएगी। चलिए आगे सवाल की बात करें तो इसमें से आपसे कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब आपको बताने हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके भैया दर्पण प्रतिबिंब से आए थे, तो दर्पण प्रतिबिंब हमेशा इधर रखा होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा और बी सीधा तो बनेगा ही नहीं, ये उल्टा हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है। तो अभी और आगे देखते हैं हम, थोड़ा सा और इसको छोटा करते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए यहीं से देखते हैं, ये रहे चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। चारों ऑप्शन में से आप देखना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए बी उल्टा नहीं हुई है, कट गया। यहाँ पर तो बी तो उल्टा हुई है, अब आर को चेक करेंगे तो आर भी उल्टा है, 4 को चेक करेंगे तो 4 भी उल्टा है, ए को चेक करेंगे तो ए भी देखिए यहाँ पर उल्टा ही सीधा है, एक समान। क्यू की बात करें तो इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा है, लेकिन इसमें उल्टा नहीं है। अब देखिएगा एक इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा है। 9 देखिएगा तो यहाँ पर ऊपर और नीचे बदल गया, तो 9 के लिए ये 9 था भैया, ये 6 था, तो 6 ऊपर नीचे नहीं बदलेगा, उल्टा होगा। 1 मिनट, ये 6 था, 6 हमेशा क्या होगा, तो 6 जो है वो उल्टा बदलेगा। तो यहाँ पर क्यू के बाद 1 आया था, 1 मिनट, क्यू के बाद 1, 1 के बाद 6, तो 6 दायां बायां बदलेगा, ना कि ऊपर नीचे। तो 9 बन गया पूरा पूरा, तो ये खत्म। केवल और केवल आंसर कौन सा बन जाएगा, बी वाला यहाँ पर उत्तर आपका बन जाएगा। चलिए आगे सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, इसमें से कह रहा है कि बताना है आपको कौन सी आकृति इसमें अगर तीनों को हम जोड़ें तो यहाँ पर कौन सी आकृति बन सकती है। तो आपको बताना है ये वाला कि यहाँ पर कौन सी आकृति आपकी बन सकती है, बिल्कुल सही जवाब आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आपको ऐड करने की बात की जाए तो देखिएगा ये वाला क्या है, 90 डिग्री है। अगर हम इस वाले ऑप्शन में इसको देखें यहाँ पर तो ये 90 डिग्री बन सकता है। इन दोनों को ऐड करें तो क्या आपका स्क्वायर बन जाएगा, तो नहीं बन रहा है। तो आंसर मेरे हिसाब से इसका आंसर बी वाला ही सही होगा। क्लियर सी बात है, आंसर इसका कौन सा सही होने वाला है, तो बी वाला इसका आंसर सही होगा। एक बार इसको ऐड करके देखिएगा तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को अगर देखें, इस सवाल में कह रहा है कि कागज को अगर मोड़ा जाए इस तरीके से और फिर इसमें से कौन सी आकृति बनेगी। ये त्रिभुज भैया इस साइड में इसकी चोंच बनेगी, तो इस साइड में चोंच इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। अब इसको अगर देखेंगे तो गोला इसके ऊपर आ जाएगा, तो मतलब ये वाला त्रिभुज सही है, ये वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा, थर्ड वाला आपका पहले ही में दिया है। चलिए आगे की बात करेंगे। तो आगे आपसे कह रहा है कि इसमें से आपको सीक्वेंस में लगाना है और सीक्वेंस में बताइएगा सही कौन सा हो जाएगा। तो देखिए
सबसे पहले होता क्या है, तो सबसे पहले दिन होता है, यानी कि 3 नंबर आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, सभी में से है, एक ऑप्शन आपका कट गया है। फिर इसके बाद दिन होता है, तो दिन होगा तो भैया काम होगा, यानी कि 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, सभी में से है, तो 3 के बाद काम किया, काम के बाद आपको क्या आई, काम के बाद आपको थकान आई, 1 नंबर आया, और फिर रात हुई तब आपको नींद आई, तो 4 नंबर आपका लास्ट में होना चाहिए था, ये भी ऑप्शन आपका कट गया। इन दोनों में से चेक करेंगे, दिन हुआ सबसे पहले, फिर काम किया, फिर रात हुई, गलत बात, दिन किया हुआ, काम किया, थकान आई, रात हुई, सो गए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 4th वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे सवाल की बात करेंगे, तो इस सवाल में चेक करना, ये सवाल डिक्टो प्रीवियस ईयर सवाल उठा के वैसे ही रखा गया था। तो यहाँ पर अगर देखें तो इस वाली आकृति को देखेंगे तो ये नीचे को ओपन है, ये ऊपर को, ये इस साइड को, ये इस साइड को, तो देखने में आपको लग रहा होगा चारों दिशाओं में खुली हुई है। तो ये देखिए इधर को, ये इधर को, ऊपर को, नीचे को, इस साइड, इस साइड, इस साइड और ऊपर को। अब 2 बार ऊपर ऊपर हो गया। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो इस साइड में, इस साइड में, नीचे को, ऊपर को, ऊपर साइड में, नीचे इस साइड में, तो कौन सा लग रहा है आपको सही, तो यहाँ पर 3rd वाला नंबर ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे सवाल की बात करेंगे, तो आज के हमारे पूरे के पूरे रीजनिंग के पुलिस अभिरुचि को छोड़ के सारे के सारे सवाल कंप्लीट किए गए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।